Hello students, welcome to Edufy classes. Today we are going to discuss GSSB reasoning section. आज हम GSSB का रीजनिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे. इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो रीजनिंग का सेक्शन है ना उसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को विद 100% एक्यूरेसी आपने टारगेट करना है. ठीक है, तो जब मैं पेपर को एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि अल्फान्यूमेरिक्स जो रीजनिंग है ना अल्फाबेट से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है. तो आप मेक श्योर करना कि अल्फाबेट्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो. कमांड का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना हर लेटर की रैंकिंग पता होनी चाहिए. जैसे अगर मैंने बोला क्यू तो आपको समझ आना चाहिए कि क्यू इज ऑन 17th प्लेस. जैसे मैंने बोला टी इज ऑन 20th प्लेस. तो अगर ये आपने कर रखा है ना, मतलब आपको हर लेटर की हर अल्फाबेट की रैंकिंग पता है, तो आप रीजनिंग का सेक्शन उड़ा दोगे. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑप्शन से कैसे खेलना है, आपने क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, आपने लॉजिक कैसे लगाना है. ये सारी चीजें आप कैसे एग्जाम में विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आज का पेपर डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही लगा लो. जैसे मेरे को ये ए नहीं दिखता, मेरे को दिखता है 1, ये 5, ये 9, ये 13. मतलब कि आपको रैंकिंग इस तरीके से याद होनी चाहिए. अब देखो 1 4 5 4 9 4 13, तो आगे 4 ज्यादा आएगा ना, 17. 17 पे कौन सा आता है, क्यू आता है. तो मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, 10 15 20 25, तो आगे क्या आएगा 23. सो Q30 इज द राइट आंसर. Q30 इज द राइट आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपने अप्रोच करना है पेपर को. सो राइट आंसर इज Q30. ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है आपको हर अल्फाबेट की रैंकिंग पता हो, फिर आप देखो कैसे पेपर को उड़ाओगे. जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब ये देखो, ये 6 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 22 पे आता है. 6 + 8 14 + 8 22, तो +8 मतलब 8 8 प्लस होता जा रहा है. तो +8 करोगे यहाँ पे, 22 + 8 होता है 30. लेकिन हमारे अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं, तो हम अब फिर से स्टार्ट कर देंगे. 26 + 4 30, 4 पे क्या आता है डी. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डी. अब आपने इस तरीके से करना है कि जैसे ही आपको ये पता चल गया ना कि ये डी होगा, तो आपने आगे वाले लेटर को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है. कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ये देखेंगे डी आ गया, फिर नेक्स्ट पे लगाएंगे 9 8 17 8 25, फिर आगे क्या आएगा 25 7 7 वाला जी, फिर जी, मतलब सारे कोड निकालेंगे. तो सारे कोड निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, थर्ड पे चलते हैं. सो DGL इज आर करेक्ट आंसर. ठीक है, अगेन वही देखो, ये 3 पे है, ये 3 3 3 3. अच्छा, अब की बार हमने ना रॉन्ग टर्म निकालना है, मतलब कि गलत क्या है. तो मैंने देखा पहले में तो 3 3 का गैप है, फिर देखा -2 -2 -2 -2, फिर ये भी फॉलो कर रहे हैं. 8 + 4 + 4 + 4, यहाँ पे क्या है, ये +5 हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, +5. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, x इज ऑन 24, लेकिन हमारा ये y है, तो ये नहीं है. दिस इज द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सो आवर OOY विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो अल्फान्यूमेरिक का बहुत वेटेज है, आपने मेक श्योर करना है आपको हर अल्फाबेट की रैंकिंग बताओ. OOY राइट आंसर. नेक्स्ट देखो, +6 +5 +4 +3, तो आगे क्या होगा +2. ठीक है, 19 + 2 क्या होता है 21, जो कि U होता है. तो U इज द राइट आंसर. इस तरीके से करना है. ठीक है, नेक्स्ट. सो U इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा हमारा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचई हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, ये आपको पता होना चाहिए. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विच इज सत्य नडेला. सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO. सो सत्य नडेला इज आर करेक्ट आंसर. मतलब बहुत ही बेसिक जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है मैरी क्यूरी इज रिलेटेड टू साइंस इन द सेम वे लियोनार्डो द विंची. मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट है विच इज द फर्स्ट वुमेन
टू विन ए नोबेल प्राइज, पहली महिला है जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया है, ठीक है। और फर्स्ट एवर वुमेन है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, फर्स्ट पर्सन है टू विन 2 नोबेल प्राइज, और फर्स्ट पर्सन ऑल्सो टू विन नोबेल प्राइज इन 2 साइंटिफिक फील्ड, 2 फील्ड में अकेली पर्सन है जिनको 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिले, एक इनको मिला है फिजिक्स में, एक इनको मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है। 1903 में मिला था और 1911 में मिला था। 1903 में इनको किसके लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए, किसके लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए। और 1911 में किसके लिए मिला था? ये मिला था रेडियम और पोलोनियम को आइसोलेट करने के लिए, रेडियम और पोलोनियम को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। और जो ये बेसिकली जो नेटिव थी वो पोलैंड की थी, पोलैंड के नाम पे ही इनके ओनर में पोलोनियम उस एलिमेंट का नाम रखा था, ठीक है। तो मैरी क्यूरी बहुत ही इंस्पायरिंग नेम है आर साइंटिफिक फील्ड में। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी 2 डॉटर्स, जैसे इनको अपने हस्बैंड के साथ नोबेल प्राइज मिला था, जो इनकी 2 डॉटर्स थी ना, उनमें से एक को अगेन 1935 में वॉन द नोबेल प्राइज, और जो दूसरी डॉटर थी उन्होंने यूनिसेफ में, मतलब वो साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने यूनिसेफ में सर्व किया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं। मैरी क्यूरी साइंस से रिलेटेड करती है तो लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा सुना होगा ना, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने, तो लियोनार्डो दा विंची किससे रिलेट करेंगे? पेंटिंग से, पेंटिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक अल्फान्यूमेरिक का क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखो यहाँ पे ये 11 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 14 है। तो ये तो चलो मुझे नेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन ये +9, ये +5, तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। तो यहाँ पे हम कुछ और लॉजिक लगाएंगे। हो सकता है कई बार ये क्या फर्स्ट का लास्ट से रिलेट कर देता है, तो यहाँ पे कितना प्लस है? 3 प्लस है। यहाँ पे कितना प्लस है? 9 प्लस है। यहाँ पे कितना प्लस है? 3 प्लस है। तो ये भी नहीं बन रहा, 3 9 3, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे प्लस माइनस का पैटर्न नहीं लगेगा, तो वहां पे हमने क्या ट्राई करना है? रिवर्स अल्फाबेट। रिवर्स अल्फाबेट, रिवर्स अल्फाबेट क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, जैसे ए से लेके एम तक मैं लिख लेता हूँ और फिर एन से लेके जेड तक। तो एम के रिवर्स कौन है? एन है। ए के जेड रिवर्स कौन है? जेड है। अब इनकी ना एक खास बात होती है, जब भी रिवर्स में होता है, रिवर्स में जो सम है ना वो 27 मिलेगा आपको। सम कितना मिलेगा? 27। अब जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है? के है, के 11 पे आता है और पी 16 पे। 11 + 16 27। सिमिलरली आई कितने पे आता है? 9 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। 9 + 18 27। मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका रिवर्स करना है हमने। तो टी का रिवर्स क्या होगा? टी 20 पे आता है 7 वाला, 7 पे क्या आता है? जी। जी किस में है? जी सब में है। सेकंड ओ 15 पे आता है, इसका रिवर्स क्या होगा? 12 पे कौन होता है? एल। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर है आर का रिवर्स क्या होता है? आई 9 पे। तो आर, GLI इज द करेक्ट आंसर। तो जहां पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा या अरेंजमेंट नहीं हो रही, वहां पे क्या होगा? रिवर्स का लॉजिक लगेगा, ठीक है, ठीक है। सो GLI वाज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो बहुत इजी लग रहा है, ये -4 हो गया, ये भी -4 हो गया, तो यहाँ पे -4 होके सी आ जाएगा, यहाँ पे -4 होके आई आ जाएगा। CI इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि ये 6 पे है, B 2 पे है, तो 4 माइनस गए हैं। L 12 पे है, ये 8 पे है, फिर से 4 माइनस, मतलब 4 हमने क्या करना है? माइनस करना है। G में से 4 माइनस करोगे तो C पे पहुंच जाओगे, M में से 4 माइनस करोगे तो I पे पहुंच जाओगे, ठीक है। CI वाज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, नोएडा को इसने कोड किया है ऐसे, तो हम मेरठ को क्या कोड करेंगे? अगेन हमने देखना है, ये +5 हो गया, ये 14 पे आता है, ये 19 पे, +5। ओ में क्या है? +5, मतलब +5 करता जा रहा है। तो हम 13 में +5 करेंगे तो आर पे आ जाएंगे 18 पे। आर किसमें? एक ही ऑप्शन में,
ठीक है। तो हमने देख लिया ना कि फर्स्ट लेटर एक ही ऑप्शन में हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बाकी के चेक नहीं करेंगे, बाकी के कोड्स निकालने लग जाते हैं कुछ बच्चे और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमने ऑप्शंस की हेल्प लेनी है जितना ज्यादा हो सकता है। जब ऑप्शन में एक ही जगह पे आर है तो यही आंसर है ना, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, आर जे जे डब्ल्यू जेड। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एफ आर ए की इज रिटर्न एज 35, एम ए एल टी इज रिटर्न एज 45। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन रैंकिंग चेक करो, ये 6 पे है, ये 18 पे है, ये 1 पे है, ये 11 पे है। 18 से 24 1 25 11 36 बन रहा है, लेकिन ये क्या है 35, मतलब -1 कर दिया। तो यहाँ पे ये 13 पे है, ये 1 पे है, ये 12 पे है, ये 20 पे है। 13 1 14 12 26 और 20 46, लेकिन -1। तो हमने क्या करना है, सम करना है और एक माइनस कर देना है। तो T20 + 18 + 9 + 13, 20 18 38 9 47 और 13 60, 60 में से एक कम करेंगे तो 59, 59 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें मतलब जो लेटर की रैंकिंग थी, जो पोजिशनिंग थी, उनको सम करके उसमें से एक माइनस किया, कोड मिल जाएगा। 59 वाज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप मेक श्योर करना कि आपको हर अल्फाबेट की रैंकिंग, उसका रिवर्स पे क्या आता है, ये सब चीजें एकदम मेंटली बहुत क्लियर हो, मतलब याद हो। ठीक है, तो आप पेपर को उड़ा दोगे। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1875, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। 1875 को ये लिख रहा है, 6143 को अ केक इज राउंड और 7321 को वॉच अराउंड व्हील। तो हमने कोड बताना है वॉच का, तो वॉच का कोड बताना है, तो वॉच पे फोकस करो। वॉच कहाँ कहाँ पे है, वाउंड द राउंड वॉच, एक तो यहाँ पे है, मतलब कि 1875 में है। केक इज राउंड में वॉच नहीं है, वॉच राउंड व्हील एक यहाँ पे है, मतलब इन दो में फर्स्ट और लास्ट में। अब फर्स्ट और लास्ट में देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे है 1875 और यहाँ पे है 7321, यानी 1 और 7 कॉमन है। तो दो कोड हो सकते हैं वॉच के, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है। अब हमने सेकंड की हेल्प लेनी है। सेकंड में मैंने देखा 6143 अ केक इज राउंड, मतलब कि इसमें 1 आया हुआ है, लेकिन जबकि वाउंड तो है नहीं इसमें, यानी कि 1 जो है इसका कोड नहीं हो सकता। तो 1 इसका कोड नहीं हो सकता, तो क्या बचा 7, क्योंकि इसमें वाउंड यूज नहीं हुआ है ना, तो इसका कोड भी यूज नहीं होना चाहिए। अब 1 तो इसमें यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, तो इसका मतलब 1 इसका कोड नहीं हो सकता, तो इसका कोड क्या है 7। तो इसमें हमने क्या करना था, पहले कंपेयर करना था, मैच करना था और फिर एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो 7 was द करेक्ट आंसर। फिर है टीचर इज कोडेड एज CHEETR, स्टूडेंट इज। देखो आपको ना पढ़ के समझ आना चाहिए कि यहाँ के जो अल्फाबेट्स हैं और यहाँ के जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, बस रीअरेंज हुआ है, बस अरेंजमेंट चेंज हुई है। सिमिलरली यहाँ के जो अल्फाबेट है और यहाँ के जो अल्फाबेट है वो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है। तो हम ये चेक करेंगे कि वो अरेंज कैसे कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे CA फर्स्ट है, यहाँ पे CA यहाँ पे है, यानी पहले फोर्थ वाला लिखा फिर थर्ड वाला। अब इसमें क्या है, इसमें DU लिखा है और यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे थर्ड है, यानी फोर्थ और थर्ड लेटर की जो पोजीशनिंग है ना, जो पोजीशन पे लेटर्स हैं, उसको हमने पहले लिखना है। तो यहाँ पे फोर्थ पे क्या है, यहाँ पे फोर्थ पे C है और थर्ड पे C है, मतलब CC पहले आएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक चीज को हिट करके ही आंसर निकाल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज CCEUSSS। अब है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, मतलब रैंकिंग बेसिकली कंपेयर करना है, हमने अरेंज करना है चीजों को। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल ABCDE एंड F, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। D इज टॉलर देन A, D जो है वो A से टॉलर है, तो D कहीं ऊपर आएगा A से। D इज टॉलर देन A एंड E, A और E दोनों से टॉल है। फिर कह रहा है F इज टॉलर देन B एंड C, F जो होगा वो B और C से ऊपर आएगा। फिर कह रहा है E इज टॉलर देन F, जो ये E है ना ये F से टॉलर है, मतलब F इसके नीचे कहीं होगा। F अगर नीचे कहीं होगा तो B और C तो और नीचे कहीं होंगे। E इज टॉलर देन F,
ई जो है वो एफ से टॉलर है, ये हो गया ए इज टॉलर देन एफ, और ए जो है वो एफ से टॉलर है, मतलब ए इसके ऊपर या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द शॉर्टेस्ट पर्सन, इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट हो सकता है। देखो सबसे शॉर्टेस्ट पे कौन जा रहा है, बी और सी, हमें ये क्लियर नहीं है बी होगा किसी होगा, तो बी और सी में से कोई एक होगा, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो जो इंस्ट्रक्शंस थी वैसे वैसे हमने अरेंज कर दिया और आंसर हमारे सामने। ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी के साथ हमने करना है, मतलब कि आपका जो थिंकिंग होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 people P Q R S T and U sit in a row। अब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो मैंने 6 की रो बना ली, 1 2 3 4 5 6, 6 की रो बन गई। If 2 persons sit in between P and Q and 2 persons sit in between T and U, then how many persons sit in between R and S। देखो क्वेश्चन में ना कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कहाँ पे है, फर्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर होगा ना वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि हम कहाँ बिठाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल बन जाता है जिसमें मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टार्टिंग में बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ मैंने P को रख लिया, 2 पर्सन है, और यहाँ पे Q को रख लिया। एंड 2 पर्सन सिट इन बिटवीन T एंड U, T और U के बीच में भी 2 पर्सन है, T मैंने यहाँ मान लिया और 2 पर्सन है तो U यहाँ आ गया। अब कह रहे हैं पर्सन सिट बिटवीन R और S। अब यहाँ तो या तो यहाँ R S आएगा या यहाँ R S आएगा, दोनों ही केस में कितने लोग होंगे, बीच में 2 लोग होंगे। तो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन R एंड S, 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड S। नेक्स्ट, so 2 is the correct answer। नेक्स्ट अगेन एक सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें 7 पर्सन A थ्रू G सिट थ्रू अ सर्कुलर टेबल। अब की बार सर्कुलर टेबल है, तो मैंने सर्कुलर टेबल बना लिया और 7 लोग बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सच दैट B सिट्स टू द राइट ऑफ E, ये मैंने मान लिया E है, इसके राइट में क्या बिठा दिया, B बिठा दिया। B सिट्स टू द राइट ऑफ E, E अब E के बारे में बता रहा है, E सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम E, E जो है A से 2 प्लेस दूर है, मतलब कि सेकंड प्लेस पे है। तो हो सकता है A यहाँ पे हो या हो सकता है A यहाँ पे हो, तो मुझे एक सेकंड अरेंजमेंट भी बनानी पड़ेगी। 2 केस बन गए हैं, यहाँ पे मैंने E, यहाँ पे B, अब 2 प्लेस अवे A, तो A यहाँ। ठीक है, एक केस में राइट साइड में, एक साइड में लेफ्ट। अब कह रहे हैं D सीट्स एडजेसेंट टू B और G, B और G के एडजेसेंट D बैठा है, तो यहाँ तो मैं बिठा नहीं सकता, यहाँ बिठा सकता हूँ। D सिट्स एडजेसेंट टू B एंड G, इस केस में तो कहीं नहीं बिठा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ इसके एडजेसेंट ये हो गया, यहाँ ये हो गया, तो ये केस मतलब पॉसिबल नहीं है, यही केस बनेगा अपना। फिर कह रहा है A सिट्स टू द राइट ऑफ C, A जो है C के राइट में, तो C यहाँ होगा, C के राइट में A तभी होगा। अब इसने पूछा है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F, मतलब F की पोजीशन क्या बची, ये। अब F के लेफ्ट में कौन है, F के लेफ्ट में कौन है, A। सो करेक्ट आंसर इज A। ठीक है, तो मतलब पहले हमने सर्कुलर अरेंजमेंट बना लिया, फिर उसके बाद 7 लोगों को बिठाया, तो वो केस अपने आप कैंसिल हो गया, ये केस फॉलो हुआ। इस केस में देखा मैंने F के लेफ्ट में कौन आया, A आया, तो A विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। इन अ रो ऑफ 28 स्टूडेंट, जमुना वाज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है उसकी, 12th, एंड गंगा वाज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ सरस्वती वाज सीटेड एग्जैक्टली इन बिटवीन देम, देन व्हाट वाज द सरस्वतीज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। देखो राइट हैंड से सरस्वती की पोजीशन पूछी है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमें जितने भी पोजीशन पता हो वो राइट हैंड से पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा जमुना की लेफ्ट साइड से दे रखी थी, तो राइट साइड में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 12 17th आ जाएगी। कैसे 17th आ जाएगी, वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल होता है, मतलब लेफ्ट और राइट की पोजीशन ऐड करते हो तो टोटल से एक ज्यादा आता है, और यहाँ पे टोटल कितने हैं 28, 28 से एक ज्यादा 29, मतलब लेफ्ट और राइट की पोजीशन जोड़ के क्या आना चाहिए, 29 आना चाहिए। और ये 12 है, तो 12 में क्या जोड़ू कि 29 आ जाए 17। अगर नहीं समझ आएगा ऐसे
मेंटली नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे एल आर की पोजीशन यहाँ पे डाल के रख दो। लेफ्ट साइड से 12th है, राइट साइड से मुझे निकालनी है -1 इज इक्वल टू टोटल कितना है 28। फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 माइनस 11 इज इक्वल टू 17, तो भी 17 आ जाएगा। ठीक है, अब 17th है राइट हैंड से, सरस्वती की पोजीशन क्या है 19th। अब बताओ 17th और 19th के एग्जैक्टली मिड में क्या आता है 18th, मतलब कि सरस्वती की जो पोजीशन है राइट हैंड से वो क्या है 18th है। 18th इज आवर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 18th। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री जैसे ही आपने बनाया आपका क्वेश्चन क्लियर है। कह रहा है इफ सी इज डॉटर ऑफ ए बट ए इज नॉट द फादर ऑफ सी। सी तो डॉटर है पर ए फादर नहीं है, तो ऑब्वियसली ए क्या होगी मदर होगी, मतलब ए क्या है मदर। ई इज नीस ऑफ सी। ई नीस, नीस का मतलब है भतीजी। भतीजी या तो भाई की लड़की होगी या बहन की लड़की होगी। तो सी की नीस है, मतलब या तो यहाँ पे इसके पास ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। उसकी लड़की कौन है ई, तो यहाँ पे ई है। ई इज डॉटर ऑफ एफ, और ई किसकी डॉटर है एफ की डॉटर है। वेर एफ इज हस्बैंड ऑफ डी। एफ क्या है हस्बैंड है, मतलब एफ मेल है और डी फीमेल है। फिर इसने क्या बोला है एफ हैज नो सिबलिंग। एफ का कोई भाई बहन नहीं है। एफ का अगर भाई बहन नहीं है और सी इसके भाई या बहन की लड़की है तो यहाँ पे डी इसकी सिस्टर होगी। डी क्या है सी की सिस्टर है और ये उसका हस्बैंड है, और इनकी जो डॉटर है वो कौन है ई, यानी सी और डी आपस में क्या है सिस्टर्स। हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सिस्टर। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में भी अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, और बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, मतलब फ्री के नंबर है एक तरीके से। पहला क्या कहता है ऑल से शुरू किया करो, कभी भी वेन डायग्राम बनाना शुरू करना है पहले ऑल फिर सम फिर नो पे जाओ। तो पहले क्या कह रहा है ऑल शिप आर स्ट्रीम, जो भी जितने भी शिप्स हैं वो क्या है स्ट्रीम है। ऑल शिप्स आर स्ट्रीम। फिर कह रहा है नो बोट इज शिप, कोई भी बोट जो है ना वो शिप नहीं है। बोट का शिप से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कह रहा है नो स्ट्रीम इज बोट। स्ट्रीम और बोट का हमको कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि बोट का जो रिलेशन दे रखा है वो शिप से दे रखा है, स्ट्रीम से नहीं दे रखा, तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। फिर कह रहे हैं सम स्ट्रीम आर बोट, सम स्ट्रीम आर बोट। स्ट्रीम का बोट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब इस केस में हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हो गए रॉन्ग हो गए। जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो हमारा आइदर और का केस हमने चेक करना है। देखो पहले में क्या कह रहे हैं नो स्ट्रीम इज बोट, कि कोई भी स्ट्रीम बोट नहीं है, और दूसरे में कह रहा है सम स्ट्रीम आर बोट, कि कुछ स्ट्रीम तो हैं जो बोट है। मतलब एक बार हाँ है एक बार नहीं है। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो कुछ स्ट्रीम बोट होंगी या नहीं होंगी, मतलब या तो ये फॉलो कर जाएगा या ये फॉलो कर जाएगा। तो जब भी हमारे एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो जाए तो आइदर और का केस बनता है, यानी आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट पे है अगेन वेन डायग्राम का है। ऑल फोन्स आर कंप्यूटर, जितने भी फोन्स हैं वो क्या है कंप्यूटर है। फिर है सम मोबाइल आर लैपटॉप, तो मोबाइल और लैपटॉप तो अभी मुझे गिवन नहीं है। नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर नहीं है, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। फिर है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, कुछ मोबाइल्स मेरे पास ऐसे हैं जो लैपटॉप्स हैं। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन कह रहे हैं एटलीस्ट सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, कि कुछ मोबाइल्स तो कंप्यूटर हैं। अब मोबाइल ये है कंप्यूटर ये है, तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फॉल्स है। कंक्लूजन का मतलब होता है एकदम डेफिनेट कंक्लूजन होना चाहिए, मतलब मुझे पक्का पता होना चाहिए। जब तक पक्का नहीं पता, मतलब इस केस में तो मेरे पास कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो मैं नहीं बता सकता डेफिनेट, तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड है एटलीस्ट सम फोन्स आर लैपटॉप, कुछ फोन लैपटॉप हैं क्या, ये फोन है ये लैपटॉप है, तो फोन और लैपटॉप तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, अगेन फिर से वेन डायग्राम का है। ये क्या कह रहा है ऑल कप्स आर बॉल्स, जितने के सारे कप्स क्या हैं बॉल्स हैं, बॉल्स। ऑल कप्स आर बॉल्स। ऑल डस्टर आर बॉल्स, जितने के जितने डस्टर हैं वो भी बॉल्स हैं। अब जब तक हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं
देगा ना तब तक हम इसके मतलब इंटरसेक्शन पे या इसके अंदर नहीं बना सकते, इसको अलग ही हमने रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट क्या है? डेफिनेट सिर्फ ये है कि डस्टर बॉल है, तो मुझे बॉल और डस्टर का रिलेशन चाहिए। ऑल पहला पहला क्या था? ऑल डस्टर आर बॉल, ऑल डस्टर आर बॉल्स। दूसरा क्या था? ऑल कप्स आर बॉल्स, तो मैं कप को यहां बनाऊंगा कप्स आर बॉल। और थर्ड क्या है? सम कप आर नॉट बॉल, कुछ कप ऐसे हैं, कुछ कप ऐसे हैं जो बोल्ट्स नहीं है, जो बोल्ट्स नहीं है, ये बोल्ट्स हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में कह रहा है ऑल बोल्ट्स आर कप, सारे के सारे बोल्ट्स जो हैं वो कप है। अब बोल्ट्स और कप का तो कोई रिलेशन है ही नहीं ऐसा कि ऑल कप्स आर बोल्ट। ऑल कप तो ऑल बोल्ट्स तो कप जब होते हैं जब सारा का सारा बोल्ट कप के अंदर होता, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। सेकेंड है सम डस्टर आर कप इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ये डस्टर है और ये कप है, तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है? क्या मैं डस्टर को कप के अंदर फिट कर पा रहा हूँ? अगर मैं कर पा रहा हूँ तो वो एक पॉसिबिलिटी ट्री हो जाएगी। तो मुझे करने से तो कोई नहीं रोकेगा ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जैसे ये कप है और यहाँ पे मैंने डस्टर बना दिया और ये बॉल्स बना दी, तो भी तो ये ट्री होगा। इसका मतलब जब तक इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं होता ना तब तक पॉसिबिलिटी ट्री है। तो ऑल डस्टर आर कप ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। सम डस्टर आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस केस में ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेगा। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो सेक्शन था वो मेजरली 3 टॉपिक्स पे बेस्ड था। पहला जो कि अल्फा न्यूमेरिकल रीजनिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आपने वो अल्फा न्यूमेरिकल रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें क्लैरिटी आएगी, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। सेकेंड, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो वेन डायग्राम को कैसे जल्दी करना है? वेन डायग्राम एक बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब अगर आपने आधा घंटा आप इसको दोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन सब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, उनसे रिलेटेड मैं इस पे वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में बताना व्हाट कैन वी इम्प्रूव और कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।